आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसका ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट ही अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो याद रहे कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा इस लेक्चर में। एक इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए कि इस वीडियो को आप बेसिकली 1.25x से 1.50x की स्पीड में ही देखना। ये एक इंस्ट्रक्शन थी जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना जरूरी समझा मैंने। इससे आपका टाइम भी कंजर्व हो जाएगा, बच जाएगा। ओरिजिनल स्पीड में देखोगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्री कंसीडर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही करना है हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। याद रहे कि इसमें आज हम कोई फार्मूला ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे जिसे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले। हम कोई भी फार्मूला आज डिस्कस करने वाले नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसी को डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। ओके, सो लेट मी कंसीडर अ ट्री। एक ट्री कंसीडर करते हैं और ये मान के चलो कि इस ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं। समहाउ होता क्या है कि एक फ्रूट इस ट्री से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, नीचे गिरता है वो। ठीक है, तो जैसे ही डिटैच होगा वो अलग होगा तो वो फ्रूट बेसिकली करेगा क्या, वो फ्रूट बेसिकली टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है उसकी तरफ ये विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से ये सरफेस की तरफ मूव करेगा। नाउ आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या, ये गिर रहा है तो इससे हमें क्या, हम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़नी है। तो इसके साथ क्या रिलेशन है, जस्ट लुक एट हियर। इस एग्जांपल में आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया जाएगा या पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा या पूछा जा रहा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्रूट है ये बेसिकली ये अर्थ की तरफ ही क्यों फॉल हो रहा है, जमीन की तरफ ही ये क्यों गिर रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर दे दें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, मे बी आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा कि सर ये तो इजी है, ग्रेविटी विल एक्ट हियर। ठीक है, यहां क्या एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी यहां एक्ट कर रही होगी। मींस अर्थ की ग्रेविटी इस फ्रूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से ये हमारा जो फ्रूट है दैट विल फेल टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ट्रू, बिल्कुल सही आंसर है ये, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्या हम इसी आंसर को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या हम इसी आंसर को हम दूसरे तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट लुक एट हियर। ये एक फ्रूट था, क्या फ्रूट का मास होगा, यस फ्रूट का मास है। लेट m बी द मास ऑफ द फ्रूट। ओके, और नीचे क्या है भाई, नीचे तो अर्थ है। ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है। क्या अर्थ का मास होगा, यस अर्थ का भी तो मास होता है। ठीक है, तो हमने यहां क्या ऑब्जर्व किया है, हमने यहां ये ऑब्जर्व किया है कि जो अर्थ है वो बेसिकली इस छोटे से मास को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ का मास बेसिकली ज्यादा होता है और फ्रूट का मास बेसिकली कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हैवियर मास है, मतलब अर्थ का मास ज्यादा है ना, जो हैवियर मास है वो लाइटर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लाइटर मास को वो अपनी तरफ खींच रहा है। दिस कैन बी द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्यों ये ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रूट अर्थ की तरफ फॉल करता है। ओके, सो आंसर क्या हो सकता है, आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। सो आंसर क्या लिखा है मैंने आंसर ये लिखा है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, लाइटर ऑब्जेक्ट को, जिसका मास कम होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी सिचुएशन मैं आपको और दे रहा हूं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। मान के चलो कि हमारी क्लास में एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड के बिना तो क्लास
अटेंड करना टीचर्स के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, खासकर मैथमेटिक्स और साइंस की क्लास अटेंड करना, क्योंकि लिखना भी होता है बोर्ड के ऊपर। ओके, सो वी हैव ए व्हाइट बोर्ड। मान के चलो कि हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, कुछ इस तरीके से एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान के चलो कि ये हमारे पास एक क्या है, व्हाइट बोर्ड है, और ये व्हाइट बोर्ड हमारा किस पे है, वॉल पे है। हमारे पास जो वॉल होगी, है ना, क्लासरूम की जो वॉल होगी, उस पे ये एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है। ओके, नाउ अब व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए हमारे पास एक मार्कर होना चाहिए। मार्कर के बिना व्हाइट बोर्ड पे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। लेट मी कंसिडर हमारे पास एक मार्कर है। अब मार्कर में बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि मार्कर में बेसिकली इंक होती है, ठीक है। मार्कर में बेसिकली क्या होती है, मार्कर में बेसिकली इंक होती है। क्या इंक के पास मास होता है, बताइए जरा। क्या हमारे पास जो इंक होगी जो हमने मार्कर में डाली है, क्या उसके पास मास है? यस, इंक पोसेस मास, इंक के पास मास है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये हमारा बोर्ड है जो कि दीवार के साथ लगा हुआ है, और नीचे एक छोटा सा हम क्या करते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फ्लोर होगा, ये क्लासरूम का एक फ्लोर होगा, ये फ्लोर मान के चलेंगे, ठीक है। फ्लोर है तो ये सरफेस होगा, यू मे कॉल इट एन अर्थ, ठीक है। नीचे क्या है हमारी, नीचे हमारी अर्थ आ जाएगी, ठीक है। और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम है। आपको पता है कि अर्थ का मास ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट ये है, लेट वी कंसीडर कि हम क्या करते हैं, इस मार्कर को उठाते हैं और इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिखता हूं दैट इज फिजिक्स। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं फिजिक्स। कुछ इस तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या लिख दिया, फिजिक्स लिख दिया, ठीक है। नाउ अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर से है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज द mass of the ink on the board not fallen toward the surface of the earth। अब क्वेश्चन को जरा समझेंगे आप अच्छे तरीके से और फिर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। देखो, मार्कर था मेरे पास, मार्कर में बेसिकली इंक है, इंक के पास मास है, ठीक है। इंक बेसिकली पोसेस अ मास, और आपने क्या किया, इसी इंक के साथ बोर्ड के ऊपर आपने लिख दिया फिजिक्स, दैट इज PHYSICS। अब ये जो अपने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, क्या ये जो वर्ड हैं ये बेसिकली यहाँ पर इंक हमारी फिक्स हुई है बोर्ड के साथ, है ना। ये जो PHYSICX हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है, ये हमें क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंक बोर्ड के साथ फिक्स हुई है, फिक्स होगी ना, ठीक है ना। तो इंक में क्या था, बेसिकली मास था, तो मास बेसिकली क्या हो गया है, मास बेसिकली व्हाइट बोर्ड के साथ फिक्स हो गया, ठीक है ना। मास बेसिकली व्हाइट बोर्ड के साथ क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके, क्वेश्चन वही आ गया, कॉन्सेप्ट देखिए ऊपर वाला, इंक जो कि मास की फॉर्म में है, ठीक है। ये जो हमारे पास इंक है इसमें भी तो मास है, ठीक है, चाहे मास कम क्यों ना हो। PHYSICS ये इंक है, इसके पास भी तो मास है, ठीक है। नाउ और अर्थ नीचे है, नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है नीचे, और अर्थ का भी तो मास है, ठीक है। सो इस केस में हमारा क्वेश्चन यही है कि ये जो मास है हमारा, दिस वन, ये वाला मास जो कि इंक की फॉर्म में है, ये मास हमारा लाइटर है, दिस मास इज लाइटर। ये कम मास है ना, इतना मास थोड़ी है ना। तो ये वाला मास हमारा बेसिकली लाइटर है, और अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में ये लाइटर मास हमारा अर्थ के सरफेस की तरफ क्यों नहीं फॉल हो रहा, ये इंक का मास नीचे की तरफ अर्थ की सरफेस की तरफ क्यों नहीं गिर रहा, ये बोर्ड के साथ क्यों फिक्स हो गया, बोर्ड के साथ क्यों चिपक गया ये वाला मास, ठीक है। इवन दो कि बोर्ड का जो मास है वो बेसिकली इंक के मास से ज्यादा है, लेकिन बोर्ड का मास अर्थ के मास से कम है। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो मास हमारा इंक की फॉर्म में फिजिक्स की शेप में व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिक्स हो चुका है, इसको तो नीचे गिरना चाहिए था, इसको तो नीचे गिरना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऊपर हमने यही देखा है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली फॉल करता है टुवर्ड दी हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इस केस में भी ये जो लाइटर मास है ये अर्थ की सरफेस की तरफ फॉल होना चाहिए था, बट इट इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट्स द रीजन, क्यों नहीं फॉल हो रहा है,
क्या आंसर है इसका? यहां पर लाइटर मास हमारा हैवियर मास की तरफ फॉल नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा यहां पर ग्रेविटेशन लॉ फेल हो गया? क्या ग्रेविटेशन लॉ फेल हो गया क्योंकि हैवियर मास लाइटर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशन लॉ बिल्कुल फेल नहीं हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशन लॉ हमारा वैलिड है और वैलिड ही रहेगा, ठीक है। तो और क्या रीजन हो सकता है? नाउ एक चीज तो क्लियर है, रीजन हम आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि ये जो मास है हमारा इंक का मास, जो कि PHYSICS की फॉर्म है, बोर्ड के साथ फिक्स हो गया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो मास है ये बोर्ड के साथ फिक्स हो गया। इट मींस देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ इंक विद द बोर्ड। बोर्ड और इस मास के बीच में क्या है? इस मास के बीच में बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सो हम ये चीज तो कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में है ये? देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ इंक, ठीक है, और किसके बीच में? बोर्ड के बीच में, है ना। ये चीज तो हमें पता है, इसके बीच में अट्रैक्शन है। और एक चीज और देख लो आप, बोर्ड ने इस इंक के मास को इतनी जोर से पकड़ा है कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रही है। ग्रेविटी इस मास को नीचे गिरा नहीं पा रही है। ग्रेविटी इस मास को नीचे नहीं गिरा पा रही है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये जो फोर्स होगी किसके बीच में? मास और बोर्ड के बीच में, वो स्ट्रॉन्गर होगी किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। यस, इट्स ट्रू, है ना। तो इस केस में हमारी दिस फोर्स, दिस वन, ये वाली फोर्स, दिस फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन किससे? ग्रेविटेशन से। ये ग्रेविटेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और आपको पता है कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन दिस नेचर। ग्रेविटेशन उसमें से एक है। और ये वाली फोर्स जो है, जो बोर्ड और मास के बीच में है, मास ऑफ इंक के बीच में है, वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। नाउ अब आंसर पे आ जाओ कि क्या रीजन रहा होगा, ये क्यों नहीं बेसिकली नीचे गिरी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स के अकॉर्डिंगली बेसिकली this mass basically attach with the board due to किसकी वजह से? due to an electric charge। किसकी वजह से? due to a new concept having name electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बेसिकली ये जो हमारी इंक है, मतलब मास है इन द फॉर्म ऑफ इंक, वो बोर्ड के साथ फिक्स हो गया, बोर्ड के साथ अट्रैक्ट हो गया, नीचे नहीं गिरा, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो क्या हम सर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? बिल्कुल सही है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको इंटरैक्शन नजर आती है, इंटरैक्शन में भी अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, या फिर रिपेल कर रहे हो एक दूसरे को, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हमारी इंटरैक्शन चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेगा? ट्रू, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इफ एनी टू ऑब्जेक्ट शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट मींस बोथ दीज बॉडीज आर बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों बॉडीज के पास क्या होगा? चार्ज होगा, ठीक है। सो व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये देखेंगे। सो हम इसको डिफाइन करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एन एंटिटी विच इज प्रेजेंट इन अ मटेरियल विच मेक्स देम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी एंटिटी है जो कि किसी भी मटेरियल्स को अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव बनाती है। अगर कोई मटेरियल्स दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को रिपेल कर रहा है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास एक
डेफिनेशन और है इलेक्ट्रिक चार्ज की, आप वो भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। याद रखेंगे ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी ही होती है, जस्ट लाइक एज मास। जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मटेरियल होगा तो मास होगा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बेसिकली फोर्स डेवलप होती है। ओके, सो व्हाई there exists a force of attraction or repulsion between the two object, which thing is responsible? The answer will be an electric charge. Electric charge ही responsible होता है अगर किन्हीं materials के बीच में attraction हो रही हो या फिर repulsion हो रही हो। So this is all about the concept of electric charge. Okay, so next very lecture में हम क्या करेंगे, some important point जो होंगे regarding the electric charge उनको discuss करेंगे। So that is all about in today's lecture. Thank you.